गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है, तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम कुकिंग क्यों करना चाहती हो। तो कहने लगती है कि ये मेरे पास इंपॉर्टेंट टाइम है और इसका मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मैं अपनी पसंद की चीज क्यों नहीं कर सकती। पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ करना है तो कुछ और कर लो, बस कुकिंग ना करो। चाहे ये चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में बैठकर लोग आपका खाना खा रहे होते हैं, पर ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा होता है। जब आप कर लेते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे सामने क्या कुकिंग सीख कर नहीं आया, क्या मुझे नहीं बनाना आता? मुझे देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि तुम कुकिंग के पास भी जाओ। वैसे ही डोंगजिन भी आ जाता है, जो सब लोगों को साथ में देखकर पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ। ये डोंगजिन को देखते साथ ही कहने लगती है कि आप लोग मुझसे हार्ड वर्क की उम्मीद क्यों करते हो, मैं ही हमेशा हार्ड वर्क क्यों करती रहूं। डोंगजिन भी तो है जो कुछ भी करना चाहता है, तो आप लोग उसको फुल सपोर्ट करते हो, पर मुझे वो वाली सपोर्ट क्यों नहीं मिलती। मुझे हमेशा से वो सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि मुझे गधों की तरह चलाया जाता है कि तुम ये करो तुम वो करो। अगर डोंगजिन कहता है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उसको चीजें भी ला कर दी जाती है। अगर वो कहता है कि मुझे ये करना है तो उसको वो चीज भी ला कर दी जाती है। अगर वो हाफ में अपना कैंप छोड़कर आ जाता है तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर मैं छोड़कर आ जाती हूँ तो मुझे मारा जाता है। डोंगजिन जब अपने बारे में इस तरह की बातें सुन रहा होता तो उसे सॉन्ग्यो पर गुस्सा आ रहा होता है, पर सॉन्ग्यो उसको उसके पास भी नहीं आने दे रहा होता और उसे वहीं पर रोक लेता है कि तुम्हें चुप करके उसकी बातों को सुनना होगा। और वो अपनी दिल की सारी बातें कर लेती और रोकर वहाँ से बाहर निकल जाती। उसके पीछे पीछे सॉन्ग्यो भी चला जाता और डोंगजिन कहने लगता है कि तुम्हें बस हमेशा से मुझे ताने मारने आते और मुझे हर बात में काउंट करना आता है, ये नहीं पता कि मैं लाइफ कैसे गुजार रहा हूँ। अब सॉन्ग्यो जो गुस्से में अपना जारी होती है तो सॉन्ग्यो से पकड़ के एक जगह पे ले आता है। कहने लगता है कि यहाँ पर आकर तुम अपने माइंड को फ्रेश कर लोगी। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर यंग ताई के साथ आते थे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जब उस जगह को देख रही होती है तो फ्लावर्स को देखकर कहने लगती है कि ये व्हाइट ऐसे है जैसे कि कोई पॉपकॉर्न लगे हो। तो वो कहते हैं कि तुम फ्लावर्स को पॉपकॉर्न के साथ कैसे जोड़ सकते हो, वो भी इस टाइम पर। तुम्हें खाना याद आ रहा है एक चीज को देखकर। तो कहती है कि हाँ पॉपकॉर्न जैसे लग रही है तो पॉपकॉर्न जैसा ही बोलूंगी ना। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे अपने मॉम डैड को इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। सॉन्ग्यो कहता है कि ऐसा ही होता है, आपको पता होता है कि आपके मॉम डैड बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करे जैसा दूसरों के साथ कर रहे हैं, और फिर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप लोग उन्हें बातें भी सुना देते हो, पर बाद में रिग्रेट फील कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते कहने लगती है कि क्या तुम्हारी भी मॉम डैड से इसी बात पर लड़ाई हुई है। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि हाँ हो भी कैसे सकती है, तुम्हारे मॉम डैड इतने अच्छे जो तुम्हें हर चीज में फुल सपोर्ट करते हैं, और साथ में तुम्हारा तो कोई सिबलिंग भी नहीं है, और खास तौर पर मेरे भाई जैसा कोई भाई भी नहीं है जिसको फुल सपोर्ट मिलती हो पर आपको ना मिलती हो। उसकी बातों को सुनकर सॉन्ग्यो भी चुप कर जाता है और फिर से वो फ्लावर्स को देखने लग जाती है और अभी भी पॉपकॉर्न की तरह कह रही होती है। उसको इस तरह अपने से आगे जाता देखकर टाइम देखकर कहने लगता है कि मिडनाइट हो चुका है, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास 9 ही दिन रह गए हैं। उसकी ये बात सुनकर हल्की सी स्माइल आती है उसके फेस पर, फिर वहाँ से भागने लगते हैं। ये भी उसके पीछे भागने लगता है और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि दानहो मॉम के पास पहुंच जाता है उनके साथ ड्यूटी पर जाने के लिए। और एक तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो तो रात में सो भी नहीं पाया था कि दानहो रिपोर्टर आने वाला है, और फिर उसे यूनिफॉर्म भी दे दिया जाता और साथ में हर चीज भी बताई जा रही होती है। मॉम खुद उसे हर चीज के बारे में बता रही होती है कि मेडकिट कौन सी है, क्या चीज कहाँ पर यूज करनी होती है। वैसे ही अलार्म बजने लगता है, उन्हें इमरजेंसी के लिए बुलाया जा रहा होता है। ये फौरन से अंदर से बाहर आती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, और खुद भी आगे बैठ जाती है और वो लोग इमरजेंसी के लिए निकल जाते हैं। सॉन्ग्यो की मॉम दिखाई जाती है जो हमेशा की तरह अपना ब्रेड वाला खाना लेने लगती है, पर इस बार ब्रेड वाले खाने को छोड़कर कुछ अलग डाइटिंग से हटकर उसका खाने को दिल करता है। इसी वजह से खाना निकाल कर बैठ जाती है खाने के लिए। इस टाइम में ही उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ये क्या खा रही है। ये देखकर वो डोसा वाला खाना उसके सामने निकाल कर रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये खाना चाहिए। तो वह कहती है कि क्या तुम ये खुद नहीं खाओगे। तो कहते हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो मैं नहीं खा पाऊंगा तो तुम खा लो। ये कहकर वो खाना देकर उन्हें वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये तो बड़ी खुश होकर उस खाने को खाने लगती हैं। वैसे मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो किसी और का नहीं होता बल्कि उनके हस्बैंड का ही होता है। कहने लगते हैं कि हमारा बेटा काफी बड़ा हो चुका है और टाइम भी काफी गुजर चुका है, तो जो मैंने बात तुम्हें बोली थी तुम्हें उसके बारे में सोचा चाहिए। ये मैसेज पढ़ने के बाद उनके फेस से तो जैसे खुशी चली जाती है और मोबाइल को साइड में रख देती है। आयते दानहो जो उन लोगों के साथ इमरजेंसी के लिए पहुंच जाता है, वहाँ पर जिस पर्सन के पास इमरजेंसी होती है उसके आसपास काफी भीड़ होती है। ये दोनों तो भीड़ से नहीं डरे होते बल्कि भीड़ में ही जाकर काम कर रहे होते हैं, और उसे भी कहते हैं कि तुम भी आओ, पर ये भीड़ से काफी डरा होता है। कहता है कि मैं प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेकर आऊँ, पर उसे मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम बस चुप करके यहाँ पर आओ। अब ये भी भीड़ में आ तो जाता है, पर उस पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद इसकी हालत खुद की काफी खराब होती है। जगह जगह पर इसको भीड़ ने काटा हुआ था जिसकी वजह से इसका मुंह डिफरेंट एरिया से फूला हुआ था, पर अभी भी वो कह रहा होता है कि मुझे आप लोगों के साथ ही जाना है। मॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस कंडीशन में जाना चाहिए बल्कि खुद का भी चेकअप करवा लेना चाहिए, पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ और आप लोगों के साथ जाने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। पर मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पर वो साफ मना कर रहा होता है। वैसे ही उन्हें एक और इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से मॉम फौरन से जाने तो लगती है, पर दानहो की तरफ देखते और उसे कहती है कि चलो चले। दानहो भी कैप्टन जंग कह के उसके पीछे जाने लगता है। कैप्टन जंग सुनकर वो एक सेकंड की रुक जाती है और फिर इमरजेंसी के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पर लिफ्ट नहीं होती बल्कि सीढ़ियों से ऊपर जाना होता
है। अब वो लोग हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर तो चले जाते हैं, बट जहाँ पर पहुंचते उस पेशेंट को देखते हैं वो काफी मोटा ताजा होता है। अब ये देखकर तो तीनों की हालत खराब हो जाती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसे उठाकर तो हमें नीचे लेकर जाना होगा, और फिर किसी न किसी तरह तीनों उठाकर उसे लेकर आते हैं। अब इनको तीसरी जगह से भी कॉल आ चुकी थी, और तीसरी इमरजेंसी पर जब पहुंचते हैं तो उस पर्सन को एलर्जी हुई होती है, वो भी शेम से। शो वाली बता रही होती है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि उन्हें एलर्जी है, पर ये जल्दी से उसे ऑक्सीजन देने लगते हैं, और साथ में मॉम किसी से कॉल करके पूछ लेती है कि मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, और जो इंजेक्शन उसे बोला जाता है वो एक चीज तो उसे लगा देती है, बट इंजेक्शन लगाने के लिए जब उसके बाजू देखते हैं तो उस पर टैटू बने होते हैं, कोई भी वेन उन्हें नजर नहीं आ रही होती, और दूसरे बाजू पर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अब ये लोग तो देखकर सोच में डल जाते हैं कि इसे इंजेक्शन लगाने है तो लगाना कैसे। और इधर सेओंग्यो दिखा जाता है जो अपना काम थिएटर में करने के लिए आया हुआ था। उसने थिएटर को काफी अच्छे से देख लिया था, और जब बातें करते हुए जा रहा होता तो उसे वहाँ पर पॉपकॉर्न भी नजर आते हैं, जिसे देखकर वो कुछ टाइम उसे देखता रह जाता है। फिर कहता है कि मेरी थिएटर से काफी यादें जुड़ी हुई है। सबसे पहली मूवी मैंने टॉय वाली देखी थी। तो वो कहते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ आकर ही देखी होगी, आप उस टाइम पर काफी छोटे होंगे ना। तो वो कहता है कि नहीं, पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि अपनी काफी क्लोज फ्रेंड के साथ आकर देखी थी, और अगर मैं यहाँ तक आई गया हूँ तो क्या मैं आपके स्टाफ वाले रूम को भी देख सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर। ये कहकर उसे लेकर जाने लगता है, और इसने वापसी पर पॉपकॉर्न ले लिए थे, और साथ में सोक्यू को कॉल करता और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मेरे ऑफिस में आने वाले, क्योंकि उसने अपने किचन को सोक्यू को दे दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। अब उसके घर वालों को तो इसकी कुकिंग क्लास का पता लग चुका था, तो घर वालों का किचन थोड़ी ना यूज कर सकती थी, और नाइट शॉप का किचन यूज कर सकती थी। बट ये बात और हेल्प करने के लिए सेओंग्यो ने उसे खुद बोला था, और उसने बोला था कि ये फेवर नहीं होगी बल्कि तुमने मुझे खुद कहा है। अब ये भी उसके ऑफिस की तरफ आने लगती है, पर इसका सामना हयोंजुन से हो जाता है। अब जब ये उसके ऑफिस के पास पहुंचती है तो सेओंग्यो भी सामने से आ जाता है, जो साथ में हयोंजुन को देखकर पूछने लगता है कि तुम इसके साथ क्यों आई हो। अभी वो कुछ बोलती से पहले हयोंजुन कहता है कि मैं यहाँ पर सोक्यू का पीछा करते हुए नहीं आया, इसलिए पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर तो वो उसे देखने लग जाता है, और ऊपर से म्योंग्यो कहने लगता है कि हमारा न्यू कस्टमर सेओंग्यो और सोक्यू के साथ आया है, मिस्टर चोय। अब वो तो इनके साथ ऑफिस में आ ही जाता है, और सोक्यू भी अपना किचन में काम करने लगती है, पर अभी भी उसका सारा ध्यान इन्हीं की तरफ होता है। और सेओंग्यो हयोंजुन को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बुला रहा होता। म्योंग्यो से अच्छे से बात कर रहा होता, पूछा होता है कि आपको किस तरह का काम चाहिए और आपके माइंड में क्या आइडियाज चल रहे हैं। वो बताने लगते हैं कि कौन सी सिटी में मुझे घर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जब भी यहाँ पर आए तो एज अ वेकेशन उस घर पर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि वो दोनों ही रिटायर हो रहे हैं, और मे भी वो कोरिया वापस आ जाएंगे, तो उनके वेकेशन के लिए भी कोई ना कोई घर हो। म्योंग्यो को उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है, पर वैसे म्योंग्यो को कॉल आ जाती है तो वो घर से कॉल होती है। उसकी बेटी के साथ कोई इशू हुआ था, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है, और उसके जाने के बाद सेओंग्यो को ही हयोंजुन से बात करनी होती है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद सोक्यू है ना। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर सच में काम के लिए आया हूँ। बट फिर भी सेओंग्यो से कहता है कि तुम्हारा उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम्हें उसे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। तो वह कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमारा इतना भी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता, और वैसे तुम एज अ फ्रेंड ऐसा कह रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं, इससे बढ़कर। अब ये बात सुनकर तो वो चुप ही हो जाता है। अब इसके बाद दोनों ही सोक्यू के पास आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम्हारा खाना बनने वाला कितना रह गया। तो वह कहती है कि अभी टाइम लगेगा, और दोनों इसको सर पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो वह कहने लगते हैं कि प्लीज बैठ जाओ तुम दोनों। सेओंग्यो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवा देता हूँ, जबकि दूसरे वाला कहता है कि मैं यहीं पर खड़े होकर तुम्हें देखता हूँ। पर वो दोनों से बोलती है कि प्लीज चुप करके बैठ जाओ और खाना बनने का वेट करो। अब दोनों बैठ के वेट तो कर रहे होते हैं, पर पूछने लगते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा। वो कहते हैं कि अभी काफी टाइम लगेगा। तो दोनों ही साथ में कहते हैं कि ठीक है, हम वेट करने को तैयार है, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हाथ का खाना तो खाने को मिलेगा। ये इस तरह की चिपको बातें हयोंजुन कर रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर सेओंजुन कहने लगता है कि तुम हमेशा से इतने चिपको या अभी जाकर इतने चिपको बने। तो वह कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा, और सोक्यू को मैं बिल्कुल ऐसे ही पसंद हूँ। सोक्यू भी इसकी बातों को सुन रही होती है, पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, और सेओंग्यो भी इसकी बात सुनने के बाद चुप हो जाता है। बट इन लोगों को कुछ अलग से खाने की स्मेल आ रही होती है, पॉपकॉर्न जैसी। अब ये सुनकर सेओंग्यो बता देता है कि मैं असल में सोक्यू के लिए पॉपकॉर्न लेकर आया था, और मैं इसे देना ही भूल गया। निकाल कर सोक्यू को देने लगता है, बट उसके हाथ से ही हयोंजुन पकड़ लेता और कहने लगता है कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। तो वह कहते हैं कि तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले कि उसे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पर सोक्यू कहाँ रुकने वाली थी, वो खुद ही ले लेती और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही मजे का है। सेओंग्यो से कहता है कि तुम्हें मूवी याद है ना जो हमने पहली साथ में देखी थी, वो तो उसका डायलॉग भी बोलती है, दोनों साथ में बोलते हैं। ये देखकर हयोंजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो थोड़े और पॉपकॉर्न उसे लेकर कहती है कि मेरे लिए बचा देना। और इधर मॉम दिखाई जाती है जो फाइनली अपने काम से फ्री होकर वापस आ गई थी। बट इतना ज्यादा काम करने के बाद दानो तो बहुत ही ज्यादा थका होता है। उसे थका हुआ देखकर कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें बहुत स्टेमिना है, पर ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। तो वह कहता है कि अब थोड़ा सा स्टेमिना कम हो गया है तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। और फिर वो लोग साथ में ही खाने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि अब जाकर इन्हें खाने का टाइम मिला था। जब साथ में बैठकर खा रहे होते हैं तो दानो बहुत सी रिपोर्टर्स की तरह बातें पता करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हमें खाने का बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। तो वो कहता है कि हाँ, वॉशरूम करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो वो कहता है कि इसी वजह से ब्लैडर के इशू होते हैं। यहाँ तक कि मॉम को भी हुआ था। ऐसी भी बात करने वाला होता है, मॉम
उसके मुंह में खाना डाल देती है और उसे चुप करवा देती है। अब गर्लफ्रेंड और ऑफिस रोमांस को लेकर बात चल रही होती है तो दोनों में से एक की शादी तो हो चुकी थी, वो भी ऑफिस की लड़की के साथ, और दूसरे वाले की गर्लफ्रेंड भी सच में एक ऑफिस वाली थी। अब लास्ट में मॉम बचती है, जिससे पूछा जाता है कि तुम अपना भी तो बताओ, तो वो कहती है कि मेरा ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका कुल कहने लगता है कि इसको हमेशा हीरोज वगैरह ही पसंद आते हैं। हाँ, इसको रियल लाइफ वाला भी एक हीरो पसंद आया था जिसने हमारी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया था, जिसको इसने मगफ्लैट हीरो का नाम दिया था। ये सुनते साथ ही वो तो उसके मुंह में डालने के लिए खाना ढूंढ रही होती है और फाइनली उसके मुंह में गरम गरम खाना डाल भी देती है। बट तानहो ने तो ये बात सुनी ली थी, वो तो काफी ज्यादा नर्वस होने लग गया था और अपना खाना छोड़ देता, और ये भी काफी नर्वस हो रही थी। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं, और सोक्यू जिसने खाना बना लिया था दोनों के सामने एक एक बार रखती है। अब दोनों एक एक बार को लेकर भी आपस में बहस स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सुनते साथ ही वो उन दोनों के सामने से खाना उठाने लगती है कि तुम लोगों ने नहीं खाना तो ना खाओ। वो फौरन से पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि थैंक्स खाने के लिए। वैसे सोक्यू की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है पेट दर्द को लेकर। ये देखकर दोनों लड़के उसके लिए परेशान हो जाते हैं और सोक्यू कहने लगता है कि बताओ क्या हुआ है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पर वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे ह्योनजुन ले जाएगा। ये बात सुनकर तो उसका जैसे दिल ही टूट गया था कि जैसे उसका वो बचपन का दोस्त ही ना जो उसे लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहीं ऑफिस में रह जाता और ह्योनजुन उसे ले गया था। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि आपको क्या इशू है, कहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा आपकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या है। तो वो बताते हैं कि 3 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, स्टमक की सर्जरी थी, मुझे स्टमक कैंसर था, वो भी 2nd स्टेज का, और 70% स्टमक कैंसर मेरा रिमूव कर दिया गया था। ये सारी बात वो डॉक्टर को बताती से पता लगता है कि उसको डिजीज भी थी जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, और मे भी उसकी इस डिजीज के बारे में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता था, मतलब एक्स फियांसे को पता था, इसीलिए वो उसको लेकर गई थी और सेओंग्यो को यहीं पर छोड़कर चली गई थी, जो ऑफिस में उदास पंछी बनकर बैठा हुआ था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है, जिसका नेक्स्ट पार्ट 15 सितंबर संडे को आएगा। तब तक आप लोग इसका वेट करना। ओके, बाय बाय।